हम हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो संसाधन नियोजन चल रहा था। इस टॉपिक में हमने देख लिया था कि 1968 के अंदर 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षणों की वकालत की। उसके बाद 1974 आया और 1974 में सुमेशर आया। सुमेशर ने अपनी पुस्तक लिखी स्माइल इज ब्यूटीफुल। इस स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में सुमेशर ने संसाधनों की वकालत की और गांधी जी के जो चिंतन थे, दर्शन थे, उनकी पुनरावृत्ति इन्होंने की। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। 1987 में ध्यान रखना एक आयोग आया जिसका नाम था ब्रटलैंड आयोग। 1987 में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा वैश्विक स्तर पर बचाव के लिए योगदान दिया। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो संसाधन के ऊपर दिया गया, सतत पोषणीय विकास पर दिया गया, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, सतत पोषणीय विकास। 87 में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के बचाव के लिए योगदान दिया और इस रिपोर्ट में संसाधन सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, यानी कि वकालत की। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य के नाम से जानी गई और ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य के नाम से जानी गई। तो यहां से भी आपसे सवाल पूछ सकता है हमारा साझा भविष्य के नाम से किस रिपोर्ट को जाना गया। तो 1987 में एक आयोग आया जिसका नाम था ब्रटलैंड आयोग। इस रिपोर्ट को ही आगे जाके हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था संसाधन और सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। आगे लिखो, इसमें नोट लिख लो एक, रियो डी जेनेरो। वो नहीं पता है कहां पर है? ब्राजील। रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में भी संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षणों पर ध्यान दिया गया। अब ध्यान रखना, इन चारों के एक साथ हम लोग देखते हैं। ऐसा एक चार्ट बना लेते हैं याद करने के लिए। सबसे पहले ध्यान रखना 1968 का सन आपको याद रखना पड़ेगा। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने, किसने करी? क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। उसके बाद 1974 आया और 1974 में आया सुमेशर ने एक पुस्तक लिखी अपनी प्रसिद्ध, जिसका नाम था स्माइल इज ब्यूटीफुल। सुमेशर ने अपनी जो पुस्तक लिखी उसका नाम था स्माइल इज ब्यूटीफुल।
स्माइल इज ब्यूटीफुल, ये पुस्तक किसने लिखी? सोमेश्वर ने। आपके बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछ सकता है कि सोमेश्वर द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है, तो आंसर में आ जाएगा इसका स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में सोमेश्वर ने किसका वर्णन किया? तो सीधा सा है संसाधनों के संरक्षण का, संसाधनों के संरक्षणों का वर्णन किया। 1968 हो गया, 74 हो गया, उसके बाद 1987 आया और 1987 में ब्रटलैंड आयोग आया। इस आयोग ने भी संसाधन संरक्षणों की वकालत की। उसके बाद 1992 का जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में ब्राजील के अंदर, वहां पर भी संसाधन संरक्षण की वकालत की। तो ये सब हो गया अपना टॉपिक। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भू संसाधन। भू संसाधन, इसमें लिखो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा बिंदु लिखो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव। उसके बाद भूमि पर होने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था, भूमि पर ही आधारित है, भूमि पर ही आधारित है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति भी एक भू संसाधन माना जाता है। वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रिया जितनी भी होती है वो भी किसके उदाहरण में आते हैं? भू संसाधन के उदाहरण में आते हैं। परिवहन से लेके संचार व्यवस्था तक ये भी भू संसाधन के उदाहरणों में माना जाता है। आगे लिखो इसमें भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। आगे लिखेंगे इसमें। देखो एक चार्ट बना देता हूँ भू आकृतियों का, जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाएगा। भू आकृतियों में पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है, इनका अलग अलग प्रतिशत होता है। तो भू आकृतियां, टॉपिक अपना हेडिंग है अपनी भू आकृतियां। अब पहले जैसे भू आकृति में लिखी, पहली जो भू आकृति लिखी वो लिखी मैंने डायरेक्ट ही पठार, और पठार भारत में 27% भाग पर पाया जाता है। उसके बाद दूसरी जो भू आकृति है वो है मैदान। और ध्यान रखना मैदानी जो आकृतियां हैं भारत में वो 43% भाग पर पाई जाती है। फोर्टी 43% भाग पर पाई जाती। पर्वत हो गया, पठार हो गया, तीसरा मैदान। तीसरा हमारा है पर्वत। 30% भाग पर पाया जाता है, 30% भाग पर पाया जाता है। अब आपसे एक नंबर में सवाल पूछ सकता है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के नाम लिखो। तो सिंपल सा 3 याद कर लेना, पर्वत, पठार और मैदान भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां है। अब पर्वत जो है भारत में वो 30% भाग पर पाया जाता है। आपसे एक नंबर में सवाल पूछ सकता है
उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी या कितने प्रतिशत भाग मैदानी पाया जाता है। इसका आंसर होगा 43%। ये दोनों ना पूछ के आपसे ये पूछ ले कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है, तो क्या लिखोगे? 27% भाग पर पठार पाया जाता है। सवाल ऐसा आ जाता है तो इसके लिए आप एक डायग्राम भी बना सकते हो। सिंपल से क्या करना है, गोला गोला खींचना, इसको 3 भाग में बांट देना, 1 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग। अब जैसे मानो सबसे ज्यादा, मैंने इसमें देख लो आप, ये सबसे ज्यादा वाला भाग है तो कौन सा भाग होगा? मैदानी भाग। ये मैदानी भाग है और कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 43% भाग पर पाया जाता है। उसके बाद चलो 30%, 27%, तो ये कम वाला है। ये कम वाला है तो ये होगा हमारा पठारी भाग। उसके बाद हमारा एक बचा 30% पे, जो कि पर्वत वाला भाग पाया जाता है। ये भी ले लिया। ये वाला भाग हमारा है पर्वत वाला, जो कि 30% भाग पर पाया जाता है। पठारी भाग कितने परसेंट पर पाया जाता है? 27% भाग पर पाया जाता है। तो ऐसा आप एक डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हो। डायग्राम से क्या होता है कि नंबर अच्छे आते हैं। डायग्राम बनाना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो ज्योग्राफी में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भू उपयोग, यानी भूमि का उपयोग। इसमें एक लाइन लिख लो, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। भू संसाधनों का उपयोग भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किया जाता है। इसमें पहला लिखते हैं अपन, कृषि के लिए कृषि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। दूसरा जो कारण है वो है बंजर तथा कृषि के लिए अयोग्य भूमि। बंजर तथा कृषि के लिए प्रयोग में ली गई भूमि। तीसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। ध्यान रखना, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि यानी कि जिसमें कृषि काम नहीं या कृषि का कार्य नहीं किया। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि सड़क, परिवहन, उद्योग। तो ये था भूमि का उपयोग यानी कि भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। दूसरा, बंजर और कृषि के लिए प्रयोग में ली गई भूमि। तीसरा, गैर कृषि कार्यों में ली गई भूमि, जैसे कि सड़क, परिवहन और उद्योग। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है हमारी शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ जाता है कभी कभी।
शुद्ध निवल बोया गया, शुद्ध निवल बोया गया। इसमें लिखते हैं अपन लोग, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, बोए गए क्षेत्र को कृषि कार्य में जोड़ दिया जाए तो, कृषि कार्य में जोड़ दिया जाए तो वह, याद कर लेना, सकल कर्षित क्षेत्र कहलाता है। परीक्षा में पूछेगा 2 नंबर में, सकल कर्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? सकल कर्षित क्षेत्र कहलाता है। कोई भी परिभाषा जब आपको याद करनी है तो ध्यान रखना उस परिभाषा के अंदर जो इंपोर्टेंट शब्द होते हैं उन शब्दों को आप बाहर निकाल लो। जैसे कि मैं बताऊं आपको, उन शब्दों को बाहर निकाल लो। जैसे कि एक शब्द है एक कृषि वर्ष में, पहला शब्द एक कृषि वर्ष में, इसमें देखो एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को कृषि कार्य में जोड़ दिया जाए तो, अब कृषि कार्य में साथ में क्या कर लो, यहां पर लिख लो कृषि कार्य में। अब आपको ध्यान रखना है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, फिर ये आ जाएगा आपका कृषि कार्य में, बोए गए क्षेत्र को कृषि कार्य में जोड़ दिया जाता है ना, तो उसे कहते हैं सकल कर्षित क्षेत्र। ठीक है, जो भी परिभाषा होती है उसके इंपोर्टेंट 2 शब्द 3 शब्दों को बाहर निकाल लो और बाहर निकालने के बाद उनको दिमाग में बिठा लो तो आपको आपकी परिभाषा याद हो जाएगी। तो परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि सकल कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे कि एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को कृषि कार्य में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र भी कहलाता है। इसका सूत्र देखो, इसमें एक नोट लिख लो, भारत का कुल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक और नोट लिखो, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भाग पर वन होने चाहिए। 33% भाग पर वन होने चाहिए। देखो 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। एक तो सकल कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो याद कर लेना, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को एक कृषि कार्य में जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो आपको याद ही होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 आई थी। 1952 के द्वारा यह तय किया गया, यह निर्धारित किया गया कि वनों के अंतर्गत 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो 33% का भी एबीसीडी में सवाल पूछ लेता है।
भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में आई। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख। तो ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है परीक्षा के अंदर कोई सा भी एक। आगे लिखो अगला नोट। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भारत में 13 करोड़, CR लिख दिया। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक होगा भूमि निम्नीकरण के कारण। भारत में भूमि निम्नीकरण के जो कारण है उसमें पहला जो कारण है वो है अति पशुचारण। अति पशुचारण, ध्यान रखना भारत में सबसे ज्यादा अतिरिक्त पशुचारण जो होता है गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। सवाल घुमाकर भी दे सकता है, आपसे ये पूछ सकता है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको आंसर लिखना है अतिरिक्त पशुचारण। आपसे ये पूछ ले उल्टा घुमा के अतिरिक्त पशुचारण वाले भारत के उन राज्यों के नाम बताओ जहां पर सर्वाधिक अतिरिक्त पशुचारण किया जाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। दूसरा लिखो। भूमि निम्नीकरण का जो दूसरा कारण है वो है वनोन्मूलन। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किताब में उड़ीसा चल रहा है लेकिन उड़ीसा का नाम अब हो गया ओडिशा। तीसरा जो कारण है भूमि निम्नीकरण का वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, इसमें लिखो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपसे सवाल पूछ ले कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक तो अतिरिक्त पशुचारण, दूसरा वनोन्मूलन यानी पेड़ पौधों की कटाई करना, और तीसरा अधिक सिंचाई। उसके बाद ध्यान रखना आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या लिखोगे? अतिरिक्त पशुचारण। घुमा के पूछ ले कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या लिखोगे? वनोन्मूलन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। और ध्यान रखना भारत में कितने करोड़ भूमि निम्नीकृत पाई जाती? तो आंसर होगा इसका 13 करोड़। बोर्ड में ये सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा संसाधन।